पड़ रही है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी ने 190 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अब तक 260 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी 197 सीटें जीत चुकी है। वहीं जमाते इस्लामी की अगुवाई वाले 11 पार्टियों के गठबंधन को महज 58 सीटें मिली है, जबकि निर्दलीय और अन्य को महज 8 सीटें मिली हैं। अभी तक के नतीजे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस को एक भी सीट नहीं मिली है। आज सुबह 9 बजे तक सभी नतीजे आने की उम्मीद है। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों पर उनकी जीत हुई है। रहमान पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे। वहीं जमात चीफ शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट से जीत दर्ज की है। जमात ने अपनी हार कबूल करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। बगावत के बाद बनी नेशनल सिटीजन पार्टी ने आरोप लगाया है कि नतीजे बदले जा रहे हैं। तो बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बीएनपी को जबरदस्त जीत मिल रही है। 300 सीटों की अगर बात की जाए, उसमें से 197 सीटें इनके पास आ चुकी हैं, यानी कि बीएनपी को मिल चुकी है। इसके अलावा जो जमात से जुड़ी हुई तमाम 11 पार्टियां हैं, उन सबको मिला दिया जाए तो इस गठबंधन को 58 सीटें मिली हैं। वहीं पर छात्र आंदोलन से निकले पार्टी सिटीजन्स पार्टी को भी कहीं पर भी बहुत बड़ी जीत मिलती हुई दिख नहीं रही है। तारिक रहमान का अगला पीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। वो हाल ही में बांग्लादेश लौटे थे, जिसके बाद उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको जीत हासिल हुई है। 2014 में 51% वोट हुआ था, 2018 में 82% वोट दर्ज किया गया था और 2024 में 41% वोट हुआ और 2026 में, यानी इस बार के वोटिंग में अगर देखा जाए तो परसेंटेज करीब 60% के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो बीएनपी के खाते में, यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के खाते में खालिदा जिया की पार्टी में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर भी आ रही है और साथ ही साथ पार्टी जबरदस्त परफॉर्म किया है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात है कि बांग्लादेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़े पार्टियों में से एक आवामी लीग, यानी शेख हसीना की पार्टी को इस चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया था, हिस्सा नहीं ले पाई थी और उसके बाद मैदान बिल्कुल खाली था। बीएनपी के लिए माना जा रहा था कि क्योंकि आवामी लीग के बाद ये सबसे पॉपुलर पार्टी है बांग्लादेश की, इसीलिए आवामी लीग के ना होने से मैदान में बीएनपी के जीत को पहले ही तय माना जा रहा था कि इस जीत मिलेगी। जरूर ये है कि इस आंदोलन के बाद, जिसके जरिए शेख हसीना को हटाया गया था, जमात बहुत स्ट्रांगली सामने आया था और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि जमात कुछ कमाल करके दिखा दे, कुछ चमत्कार करके दिखा दे। लेकिन जमात की जो रूढ़िवादी सोच है और साथ ही साथ जिस तरह से वो लगातार कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट के रूप में चलाया जाए, शरिया के रूप से चलाया जाए, उसका आम लोगों ने विरोध जताया और उनके पास जो सबसे बड़ा विकल्प था आवामी लीग के अलावा, वो बीएनपी था, क्योंकि वो एक प्लूरल पार्टी चाहते थे, यानी कि एक ऐसी पार्टी जो सभी को लेकर साथ चले और बांग्लादेश की, बंगाल की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाए। यही वजह है कि बीएनपी को यहां पर जबरदस्त जीत मिलती हुई दिख रही है। तो यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, यही हैं। तारिक रहमान के हाथों में बांग्लादेश की कमान। सत्रह साल बाद धमाकेदार वापसी, दोनों सीटों पर जीत। बीस साल बाद बांग्लादेश की सत्ता पर बीएनपी का डंका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल चुकी है और इसी के साथ तय हो गया तारिक रहमान का मुस्तकबिल। ये तय हो गया कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तारिक ने न केवल बीएनपी को धमाकेदार जीत दिलवाई है, बल्कि उन्होंने ढाका 17 और बोगरा 6 दोनों सीटों से शानदार जीत दर्ज की है। तारिक रहमान की जीत बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है। तारिक रहमान को राजनीति विरासत में मिली है। उनके ऊपर इस राजनीतिक विरासत का सही उत्तराधिकारी साबित होने की चुनौती है। 20 नवंबर 1965 को ढाका में जन्मे तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व पीएम
खालिदा जिया के बेटे हैं। उनके पिता ने बांग्लादेश की आजादी में निर्णायक सैन्य भूमिका निभाई और उन्हें अनाउंसर ऑफ द लिबरेशन भी कहा जाता है। 30 मई 1981 में उनकी हत्या के बाद मां खालिदा ने पार्टी की कमान संभाली और बांग्लादेश की पीएम बनी। अब जिम्मेदारी तारिक रहमान के पास है। तारिक के पास राजनीति का पुराना अनुभव है। हालांकि 2008 में वो तत्कालीन केयरटेकर सरकार को ये भरोसा देकर देश के बाहर गए थे कि वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तारिक को देश छोड़कर जाना पड़ा था। इन 17 सालों में तारिक रहमान भले ही देश से बाहर रहे हों, लेकिन वो राजनीतिक गतिविधियों में लगातार शामिल होते रहे। लंदन से ही कई बार उन्होंने पार्टी की रैली और बैठकों को संबोधित किया। इस बीच 15 साल तक बांग्लादेश में शेख हसीना का शासन रहा। रहमान को अपनी वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, लेकिन 5 अगस्त को बगावत के बाद शेख हसीना ढाका छोड़कर दिल्ली आ गई और रहमान की वापसी का रास्ता तय हो गया। लेकिन इससे पहले उन्होंने सियासत का अच्छा खासा अनुभव कमा लिया था। रहमान ने ढाका के शाहीन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया। 1980 के दशक में लोकल पॉलिटिक्स में एंट्री ली। बीएनपी के अंदर बड़े पदों तक पहुंचे। खालिदा जिया के शासन में रहमान 2002 में सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जनरल और 2009 में संग्राम में भारत की भूमिका की सराहना कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि 1971 के बिना बांग्लादेश की कल्पना नहीं की जा सकती। रहमान के लिए ताज कांटों भरा है, क्योंकि सबसे पहले उन्हें बांग्लादेश की उन कट्टरपंथी ताकतों से जूझना है जो इन चुनावों पर ही सवाल खड़ा कर रही हैं। उसके बाद सत्ता की स्थिरता उनके लिए दूसरी बड़ी चुनौती बन सकती है। और बांग्लादेशी मीडिया की ओर से एक ताजा अपडेट आया, वो आपको बता देते हैं। अब तक 260 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी यानी खालिदा जिया की पार्टी को 260 सीटें मिल चुकी हैं। वहीं जमाते इस्लामी की अगुवाई वाले 11 पार्टियों के गठबंधन को महज 52 सीटें ही मिली हैं, जबकि निर्दलीय और अन्य को महज 5 सीटें मिली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तारिक रहमान, उनका अब पीएम बनने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उनका पीएम बनना तय माना जा रहा है तारिक रहमान का, क्योंकि उनकी पार्टी बीएनपी को 207 सीटें मिल चुकी हैं। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए 299 लगभग 300 सीटें हैं बांग्लादेश के पार्लियामेंट में। उसमें से बहुमत का आंकड़ा जो आता है वो करीब 150 से ज्यादा आता है, जबकि उनकी पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बस ये महज औपचारिकता है कि बहुत ही जल्द जब सारे काउंटिंग पूरी हो जाएंगी तो बीएनपी को जैसे ही घोषित कर दिया जाएगा विजेता के तौर पर, उसके बाद तारिक रहमान का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना बस एक महज औपचारिकता रह जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी का सत्ता में आना तय हो चुका है। दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरह से जमाते इस्लामी ने अपने इस पूरे प्रचार के दौरान भारत के खिलाफ लगातार उन्होंने मंच से आह्वान किया, लोगों के बीच में भारत विरोधी लगातार बातें करते गए। उसके बाद भारत की नजर पूरी बनी हुई थी इस आम चुनाव में बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन जिस तरह से तारिक रहमान की पार्टी और उनके नेता को जबरदस्त समर्थन मिला है, उससे माना जा रहा है कि एक बार फिर से दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो सामान्य होंगे। शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुए चुनावों को खारिज कर दिया है। इस चुनाव को शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने गैर कानूनी चुनाव बताते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी से हस्तक्षेप की अपील की है। आवामी लीग का तो कहना है कि ये दिखावटी चुनाव सिर्फ आवामी लीग को बाहर करने के लिए नहीं, बल्कि ये चुनाव कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों को बाहर कर रही है जो कट्टरपंथी विचारधारा का विरोध करती रही हैं। आवामी लीग का आरोप है कि यूनिस की सरकार से जुड़े लोग लाखों वोटर्स को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें डराने, धमकाने और टॉर्चर करने के लिए सरकार की तरफ से दंगा फसाद का शिकार बनाया जा रहा है। आवामी लीग ने बांग्लादेश में चुनावों को जनता के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना की अवहेलना करार दिया है। तो शेख हसीना ने इस पूरे चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो चुनाव है बस एक दिखावा है, क्योंकि इस चुनाव को एक तरह से मैनेज किया गया है। आवामी लीग को इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, पार्टी को बैन कर दिया गया है। और ऐसे में जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, अगर उसकी हिस्सेदारी नहीं है और इसमें कट्टरपंथियों को सबसे ज्यादा मौका मिला है इन चुनावों में मैदान में उतरने का, और उनकी तरह एक सेकुलर पार्टी को दूर रखा गया, ऐसे में चुनाव जायज नहीं है और ना ही ये न्याय